नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। रात के 8 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं खबर कट टू कट के साथ। सबसे पहली वीडियो रिपोर्ट जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसको देखने के बाद शायद आपकी जुबान से भी यही निकलेगा कि भाई हमारा नेता भी ऐसा ही होना चाहिए। बीच सड़क पर बड़ा एक्सीडेंट होता है, खून से लथपथ दो नौजवान तड़प रहे होते हैं और अचानक रुकता है मंत्री जी का काफिला जो नौजवानों को फौरन मदद देता है। कौन है ये नेता और कैसे इन्होंने कायम कर दी इंसानियत की मिसाल, आप खुद देखिए। तेलंगाना का सिलसिला, रात का अंधेरा, सड़क पर दर्द से कराते दो लोग और अचानक रुकता है। तेलंगाना सरकार में शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव का काफिला रुकते ही दलबल के साथ मंत्री जी उतरते हैं और रात के सन्नाटे को ये हलचल चीर देती है। दरअसल सिलसिला के सड़क पर बाइक से जाते दो नौजवानों का एक्सीडेंट हो गया था। रोड से कई लोग गुजरे, लेकिन रात के अंधेरे के चलते कोई नहीं रुका। तेलंगाना सरकार में मंत्री केटी रामाराव, जो सिलसिला से विधायक थी, जैसे ही उन्हें रास्ते में पड़े दोनों नौजवान दिखे तो फौरन उनका काफिला थमा। धनाधन सिक्योरिटी कर्मी नीचे उतरे और मंत्री जी के हुक्म के मुताबिक एक एक कर दोनों घायलों को मंत्री जी की गाड़ी से ही अस्पताल ले जाए गए। जब तक दोनों घायल नौजवान गाड़ियों के जरिए पूरी देखरेख में अस्पताल नहीं ले जाए गए, तब तक केटी रामाराव सड़क पर खड़े रहे और पूरे इंतजाम की निगरानी करते रहे। अब आप ही सोचिए, हमारे देश में ऐसे नेता हैं जो फरियादी को चाटा मार देते हैं, ऐसे नेता भी हैं जो क्रिकेट बैट लेकर अफसरों को मारने दौड़ पड़ते हैं, और एक ऐसे नेता है जो दिन रात की परवाह किए बगैर जनता के साथ खड़े रहते हैं। अब आप ही तय कीजिए कि आपका नेता कैसा। टीम न्यूज नेशन। खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज वो खबर जो न सिर्फ आपको चौंकाएगी बल्कि एक सवाल भी पूछ जाएगी। सवाल यह कि आपके पड़ोस में, आपके शहर में चोरी छिपे कोई रोहिंग्या घुसपैठिया तो नहीं है। इस सवाल और इस अलर्ट के उठने की वजह है यूपी पुलिस का वो खुलासा जिसमें साफ साफ कहा गया है कि चोरी छिपे कई शहरों में अवैध रोहिंग्या मुस्लिमों को बसाया जा रहा है और इस करतूत के पीछे एक नहीं, दो शख्स नहीं, बल्कि पूरा का पूरा रैकेट काम कर रहा है। क्या है रोहिंग्याओं को बसाने वाली ये साजिश? क्या है इस साजिश का मकसद और कहां-कहां बस चुके हैं घुसपैठ कर आने वाले रोहिंग्या मुसलमान, और क्यों रहना है इनसे सावधान? देखिए न्यूज नेशन की ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में। झांसा देकर उन्हें असामाजिक तत्वों के हाथ बेच देता है। महिलाओं और बच्चों का आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक शोषण करते हैं। टोटल 6 व्यक्ति हम लोगों ने हिरासत में लिए। तस्करी से आ रहे हैं रोहिंग्या, चोरी छिपे बसाए जा रहे हैं रोहिंग्या, नोएडा गाजियाबाद में रह रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान के फर्जी कागजात बनाए जाते हैं। ये हैं वो खुलासे जो यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर किया है, और इन खुलासों से मानो पूरी यूपी सन्न रह गई। किस तरह यूपी में रोहिंग्या मुसलमानों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, किस साजिश के तहत रोहिंग्या मुसलमानों को भारतीय आबादी में छिपाया जा रहा है, ये समझने से पहले यूपी एटीएस का पूरा खुलासा जान लीजिए। इसमें एक प्रमुख व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद नूर उर्फ नूर इस्लाम है, ये पता चला कि यह व्यक्ति रोहिंग्या और बांग्लादेशी महिलाओं को शादी तथा पुरुषों और बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने जैसे प्रलोभन देकर अवैध रूप से भारत में लाकर उनके कूट रचित प्रपत्रों के आधार पर भारत में बसाता है। यूपी एटीएस के इस खुलासे में सबसे चौंकाने वाली जानकारी है नोएडा और गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाना, और इसी जानकारी का सच जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया। क्या यूपी एटीएस के दावे के मुताबिक गाजियाबाद में रोहिंग्या छिपकर रह रहे हैं? क्या फर्जी कागजों के जरिए रोहिंग्या मुसलमानों को भारतीय नागरिक दिखाने की साजिश हो रही है? इसका सच ढूंढने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर हिमांशु शर्मा ने तफ्तीश की। बांग्लादेश से जो लोग आते हैं वो लाकर यहाँ बसाए जा रहे हैं, और म्यांमार रोहिंग्या जो लोग होते हैं वो यहाँ लाकर बसाए जा रहे हैं। एक बार फिर अपने विजय से कहूँगा तस्वीरें आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, थोड़ी थोड़ी दूरी पर मकान यहाँ बन गए हैं, छोटे छोटे मकान हैं, रास्ता कुछ नहीं है, बावजूद उसके लोग यहाँ आते हैं। कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन आकर उनको यहाँ बसाया जा रहा है। न्यूज नेशन की तफ्तीश से साफ हो गया कि गाजियाबाद के लोनी में वाकई रोहिंग्या मुसलमान लाकर बसाए गए। यूपी एटीएस के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमानों को भारत लाने के पीछे पूरा गैंग काम करता है, और इस गैंग के 2 किरदार पकड़े जा चुके हैं। इनका नाम है मोहम्मद नूर और रहमतुल्लाह। खुद यूपी एटीएस की जुबानी सुनिए।
कैसे मोहम्मद नूर और रहमतुल्ला रोहिंग्या मुसलमानों की मानव तस्करी कर रहे थे और उनके फर्जी आधार कार्ड बना रहे थे। निगरानी से ये पता चला कि नूर मोहम्मद कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को नागरिकों को लेकर एक ट्रेन से दिल्ली जा रहा है। इस पे हमारी एटीएस की टीम ने 5 व्यक्तियों को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उतार कर उनसे पूछताछ की। इस कार्य के बदले में ये मानव तस्कर ऐसे पीड़ित व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों का आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक शोषण करते हैं। अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों को फर्जी कागजों के जरिए बसाने के रैकेट जम्मू से लेकर अलीगढ़ तक सामने आ चुके हैं। जम्मू के हीरानगर जेल में इन रोहिंग्या मुसलमानों का होल्डिंग सेंटर तक खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों की तस्करी के इस रैकेट को खंगालने से ही साबित होगा कैसे म्यांमार से इंडिया तक घुसपैठ का ये घिनौना खेल चल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक के अगले सीएम होंगे बसवराज बोम्मई। फिलहाल गृह मंत्री हैं बसवराज बोम्मई। लिंगायत समुदाय से आते हैं, जैसे कि पहले भी कहा जा रहा था कि लिंगायत समुदाय से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा और येदियुरप्पा की पसंद होगा। येदियुरप्पा ने खुद बसवराज बोम्मई का ऐलान किया। बोम्मई उनके करीबी माने जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो सीएम थे तो उनके राज्य में वो गृह मंत्री थे। यासिर लिंगायत एमएलए के बीच में और येदियुरप्पा के करीबी बसवराज बोम्मई के नाम पर सहमति लगी। जी बिल्कुल, देखिए जो खबर इस समय मिल रही है सूत्रों से, क्योंकि अभी भी जो है विधायक दल की बैठक जारी है। खबर जो सामने आई है कि बसवराज बोम्मई चुने गए हैं नेता और वही होंगे नए मुख्यमंत्री कर्नाटका के, क्योंकि देखिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कहीं ना कहीं बीजेपी। जिस तरह से येदियुरप्पा को निकाला गया था और कई सारे हमने देखे जो लिंगायत मठ के स्वामी जी थे वो सामने आए थे और वो नाराज थे, और अब बसवराज बोम्मई को लाने से जो है लिंगायत समुदाय संतुष्ट होगी और वो नाराजगी दूर हो सकती है। यही वजह है कि खुद बताया जा रहा है कि बीएस येदियुरप्पा ने ही नाम प्रपोज किया है बसवराज बोम्मई का, और जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे गोविंद काजोल उन्होंने उस नाम का सेकंड किया और फिर सभी विधायकों ने भी जो है इस नाम को मंजूरी दी। और अब बताया जा रहा है कि जो अगले मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटक के वो बसवराज बोम्मई होंगे। काफी करीबी माने जाते हैं वो बीएस येदियुरप्पा के, हमेशा उनके साथ ही रहे हैं और गृह मंत्रालय भी जो है उन्हीं को दिया था येदियुरप्पा ने। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने करीब थे वो बीएस येदियुरप्पा के। और खासकर अगर हम बसवराज बोम्मई की बात करें तो उनके पिताजी भी जो थे वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्नाटक के, एसआर बोम्मई, और लिंगायत समुदाय से ही ताल्लुक रखते थे। जनता परिवार से उन्होंने शुरुआत की थी अपनी राजनीति की। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बसवराज बोम्मई को अब कमान मिली है, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि येदियुरप्पा जो है एक बड़े मास लीडर के तौर पर उनकी पहचान है और कहीं ना कहीं येदियुरप्पा की नाराजगी आला कमान मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए येदियुरप्पा की पसंद का भी पूरा ख्याल रखा गया। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, क्योंकि 2024 के चुनाव के मद्देनजर भी कहीं ना कहीं आने वाले 2 साल में उनको अपने आप को प्रूव करना होगा। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर ये भी देखना है कि कहीं ना कहीं साथ जो है येदियुरप्पा का अभी बसवराज बोम्मई के साथ है, लिहाजा वो एक आसानी हो सकती है बसवराज बोम्मई को इस चुनौती को आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि येदियुरप्पा ने ही उनका नाम प्रपोज किया है। यानी कि फिलहाल जो है लिंगायत समुदाय उनके साथ रहेगी और अब देखना ये होगा कि जो असंतुष्ट विधायक थे जो लगातार मांग कर रहे थे कि येदियुरप्पा को हटाया जाए, ऐसे में अगर येदियुरप्पा के ही खास जो विधायक थे और जो मंत्री रह चुके थे उन्हें अब कुर्सी दी जाती है मुख्यमंत्री की, तो जो असंतुष्ट विधायक थे वो आगे क्या रणनीति बनाएंगे? क्या वो फिर से यासिर, शपथ ग्रहण समारोह कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर कैसा, कितना बड़ा होगा, कब होगा, क्या जानकारी आपके पास? देखिए अभी शपथ ग्रहण के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि अभी जो है बैठक अब भी जारी है और कुछ ही देर में जो है बैठक खत्म होगी, उसके बाद ही ऐलान किया जाएगा कि कब शपथ ग्रहण होगा। और खासकर क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल इस वक्त है तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग वहां पे होंगे। एक छोटा सा समारोह किया जाएगा राजभवन में और वहीं पे जो है नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं देना चाहेगी इस टाइम पार्टी हाईकमान, क्योंकि जिस तरह के हालात बने थे पिछले दिनों में, ऐसे में हाईकमान चाहेगी कि जल्द से जल्द जो है नए मुख्यमंत्री जो होंगे वो शपथ। Yes, Yediयुरप्पाजी and the proposal has been supported by Shri Govind Karjolji, R. Ashokji, K.S. Ishwarappaji, B. Sriramuluji, S.T. Somashekarji, Purnima.
तो ये दुर्भाग्य के करीबी और लिंगायत समुदाय से आने वाले बसवराज बोम्मई को कमान मिली है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद का मानसून सत्र रोज हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। सदन में कार्रवाई शुरू होती है, सरकार किसी भी मुद्दे पर बहस करना चाहती है, विपक्ष हर मुद्दे पर हंगामा कर देता है। लोकसभा में कृषि मंत्री किसानों के मुद्दे पर जवाब दे रहे थे, फिर से हंगामा शोर शराबा शुरू हुआ, कार्रवाई को एक बार फिर स्थगित करना पड़ा। लेकिन सवाल यही है कि रोज जिस तरह से सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है, उससे देश की जनता का करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है, जिसका इस्तेमाल लोगों के हित में भी किया जा सकता था। सदन बाधित नहीं हो, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। हंगामा, शोर शराबा और स्पीकर नाराज। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। आप जनता की समस्याएं अभाव में कंपटीशन करो। ये देश की संसद की तस्वीर है, जहां शपथ संविधान के नाम पर ली जाती है और सियासत हर हद पार कर जाती है। आउट ऑफ कंट्रोल हुए माननीय सांसदों के चलते एक बार फिर संसद में हुआ हंगामा हेडलाइंस का हिस्सा बन गया। दृष्टि से वाजिब है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब इस प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी होती है तो उस समय एक प्रक्रिया बनी होती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जवाब दे रहे थे, लेकिन किसानों की हिमायती बनने का दावा करने वाला विपक्ष किसानों के ही मुद्दे सुनने को तैयार नहीं था। पेगासस मुद्दे पर चर्चा की मांग अपनी जगह थी, लेकिन इस डिमांड से सलीका मानो शून्य बटे सन्नाटा हो गया था। इसी वजह से हमेशा शांत रहने वाले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी खुद को रोक नहीं पाए। माननीय सदस्यगण, सदन में नारेबाजी के लिए कंपटीशन मत करो, जनता की समस्याओं में बोलने के लिए कंपटीशन करो। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। आप जनता की समस्याएं अभाव में कंपटीशन करो। सदन की कार्रवाई 11:45 तक की स्थगित की जाती है। हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अब सवाल यही है कि जिस तरह से संसद बार बार स्थगित हो रही है, उससे नुकसान किसका हो रहा है? इन सांसदों का, जिनको हम अपना नेता चुनकर संसद भेजते हैं, या फिर हमारा आपका? क्योंकि संसद की एक दिन की कार्यवाही पर 10.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मतलब अगर 1 घंटे भी संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है तो देश की आवाम का 10.5 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इस हंगामे में टैक्स पेयर का पैसा कैसे स्वाहा होता है, समझना है तो मोदी सरकार 2.0 के दौरान संसद के तीसरे सत्र के हाल देख लीजिए। तीसरे सत्र में संसद की कार्यवाही 30 घंटे 3 मिनट बाधित हुई थी, मतलब 30 घंटे का नुकसान हुआ था। इस लिहाज से देखें तो 319 करोड़ 50 लाख रुपए बिना कोई कार्यवाही बर्बाद हो गए। मॉनसून सत्र में संसद में कुल 17 नए विधेयक पेश होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से हंगामे की आड़ में विपक्ष लामबंदी कर रहा है और बार बार संसद स्थगित करनी पड़ रही है, उसे देखकर लगता है जनता को डबल नुकसान होगा। बिना काम पैसा खर्च होगा और कई जरूरी बिल बिना चर्चा के ही रह जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात बिहार में हेलमेट वाले विधायकों की। जी हां, बिहार विधानसभा से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। बिहार में मॉनसून सत्र के दौरान कई विधायक हेलमेट पहनकर क्यों आए, जरा आप भी देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 कुल 10 से ज्यादा हेलमेट वाले ये हैं बिहार के माननीय यानी विधायक, जो पटना में विधानसभा की तरफ हेलमेट पहनकर कूच करते नजर आए। अब तक जिन नेताओं की पहचान उजला कुर्ता पैजामा होता था, आज उनकी पहचान सिर पर सजी हेलमेट बन गई। बिहार में हेलमेट पॉलिटिक्स। जी हां, बिहार में विधायक इन दिनों हेलमेट के साथ पहुंच रहे हैं। ये राजनीति का नया रंग। सोमवार को बिहार विधानसभा के दूसरे मॉनसून सत्र का जोर शोर से आगाज हुआ, लेकिन इस सत्र में सदन के अंदर हुई बातचीत से ज्यादा चर्चा सदन के बाहर हेलमेट पहने विधायकों की हो रही है। हाथों में थमे पोस्टर पर बेरोजगारी हटाने की मांग, महंगाई के हंटर से बचाने की डिमांड, लेकिन सिर पर लगा था हेलमेट। इसी अनोखे अंदाज को देख जनता से लेकर मीडिया तक के अंदर सवाल थे कि आखिर विधानसभा के बाहर विधायक हेलमेट पहनकर विरोध क्यों जता रहे हैं? बेरोजगारी और महंगाई से हेलमेट का क्या कनेक्शन है? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, पुलिस या डंडा खाने का डर। जी हाँ, हेलमेट पहने इन विपक्षी विधायकों के अंदर एक ही दहशत है, कहीं मार्च के महीने की तरह एक बार फिर खाकी की लाठी से आमना सामना ना हो जाए। 23 मार्च को विधानसभा के अंदर बजट सत्र के दौरान
आरजेडी के विधायकों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट हुई। सदन के अंदर घुसकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नेताओं को घसीट कर सदन से बाहर फेंका गया। क्या बुजुर्ग और क्या महिला विधायक, सबको सिक्योरिटी ने एक ही जुबान में सबक सिखा दिया था। तेईस मार्च का ये ट्रेलर कहीं फिर से रिटेलीकास्ट ना हो जाए, नेताओं पर फिर लाठियों की बरसात ना हो जाए, इसलिए इस बार विधायक पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हम अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगा के आए हैं। डर लग रहा है आपको? सरकार से, नीतीश कुमार से। हम लोग सेफ्टी है, क्या पता डंडा चल जाए। 23 मार्च की घटना को हम भूल नहीं सकते उस घटना को, और आज भी भय लग रहा है मुझे, जिसके कारण हम लोग हेलमेट पहन के आए हैं। अपनी आत्म सुरक्षा के लिए हम हेलमेट पहन करके आए हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में लाठी डंडे का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन ये डंडागिरी सदन तक पहुंच जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ। और अब अपोजिशन को यही डर है, कहीं खाकी फिर ना नारा लगा दे, डंडा ऊंचा रहे हमारा। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर वो खबर जो जानना आपके लिए जरूरी था। खबर कट टू कट में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।